Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this mini marathon session of retail banking and wealth management। तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। अब आज का ये सेशन आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को इवेलुएट करने में जो है वो हेल्प करने वाला है। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाह रहे थे फॉर योर GIB एग्जामिनेशन, सो गाइस दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। व्हाई? बिकॉज एडुटैप हैज कम अप विद शुभ नवरात्रि ऑफर्स, जहां पे आप लोगों को फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है एंड यू विल बी गेटिंग फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन योर all GIB courses guys, and this offer is valid only from 26 September to 28 September, that is till today only guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of GIB course for your GIB examination. Moving ahead, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? प्रॉफिट इज एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर एज प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव वन। ऑप्शन बी इज प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट वेयर एज प्रॉफिट इज अ रिलेटिव वन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? profitability is a measurement of the efficiency of a company in relation to the size of business, whereas profit is an absolute number determined by the amount of income. Option D is although a company can realize a profit, this does not necessarily mean that the company is profitable. अब incorrect statement यहाँ पे आप लोगों को बतानी है guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is profitability is an absolute amount and प्रॉफिट इज अ रिलेटिव वन। तो ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो उल्टा लिख दिया गया है। एक्चुअल में क्या है? प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर वेयर एज प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव वन गाइस। प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है जिसको हम लोग एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में जो यूज करते हैं, और प्रॉफिट जो हमारा एक एब्सोल्यूट नंबर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको 15% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 100% प्रॉफिट चल रहा है, सो हमारा प्रॉफिट जो है हमेशा एक एब्सोल्यूट नंबर हम लोगों को निकाल के देता है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम लोग जो है कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिव टर्म है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट वन हियर। मतलब राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूछा ही क्या गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है आप लोगों से, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेल बैंकिंग टिपिकली डील्स विद स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स, हाई वैल्यू डिपॉजिट एंड कॉर्पोरेट लोन्स, ट्रेड एंड फॉरेक्स प्रोडक्ट्स, मर्चेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स। सो रिटेल बैंकिंग के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट एंड क्रेडिट प्रोडक्ट्स। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हैं, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं हमारे पास। अब वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स के द्वारा जो लोन का डिमांड की जाती है या फिर जो डिपॉजिट किया जाता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का रहता है। तो इसीलिए स्मॉल वैल्यू के डिपॉजिट्स इनके द्वारा जो है किए जाते हैं, और स्मॉल ही वैल्यू का जो क्रेडिट है इनके द्वारा जो है वो अवेल किया जाता है। इसीलिए option A will be the right one here. Moving ahead, next question is which of the following are the retail assets? Your options are housing loan, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, या फिर बोथ ए एंड बी गाइस। सो रिटेल एसेट्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी, हाउसिंग लोन एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अब देखिए मैंने अब हमारे ये जो लोन्स हैं, वाई दीज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल एसेट? बिकॉज जब भी लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और जब इन लोन्स की रीपेमेंट होती है फ्रॉम द कस्टमर्स एंड, तो बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में एक इनकम अर्न होती है। इसीलिए दीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स गाइस। अब यहाँ पे ऑप्शन सी में रेकरिंग डिपॉजिट बताया गया है। रेकरिंग डिपॉजिट क्या है? रेकरिंग डिपॉजिट इज अ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, बिकॉज जब भी रेकरिंग डिपॉजिट वाला प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है तो बैंक के एंड से एक फंड जो है वो आउटफ्लो होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और कस्टमर को हालांकि इनकम हो रही है बट देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक। दैट इज व्हाई दीज रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, बिकॉज यहाँ पे रिटेल एसेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट? स्टेटमेंट वन इज द टिकट साइज ऑफ लोन इन रिटेल बैंकिंग इज लो। स्टेटमेंट टू इज होलसेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग टूल्स, wholesale or corporate banking looks at a relative larger clients. Statement 3 क्या बोल रही है? corporate banking is a B2B approach. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 only, या फिर 2 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D guys, that is 2 only. अब अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है टिकट साइज जो है वो लोन्स का कम रहता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि छोटे अमाउंट के लोन्स लिए जाते हैं रिटेल बैंकिंग के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? होलसेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग लुक्स एट रिलेटिवली लार्जर क्लाइंट्स। नहीं भाई, स्मॉल सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया
बताया वॉल्यूम ड्रिवन क्लाइंट्स हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, रिटेल बैंकिंग के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कॉर्पोरेट बैंकिंग इज अ B2B अप्रोच, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच है हमारी, तो इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था तो सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज the price structuring for product and services is attempted by the banks. Your statements are standalone pricing for different product and services, special quoted for high value deposits, bundled pricing या फिर holistic pricing based on the total relationship. Your options are one only, one and two only, two and three only, one, two and three guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. तो तीनों ही हमारी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, these are the various pricing strategies regarding your प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन रिटेल बैंकिंग गाइज। स्टैंड अलोन प्राइसिंग का मतलब क्या है कि भाई इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का जो है वो प्राइस डिसाइड किया जाएगा, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। स्पेशल कोटेड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स, मतलब जो भी हाई वैल्यू के डिपॉजिट्स बैंक्स के अंदर किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा, उनके लिए एक स्पेशल प्राइस जो डिसाइड किया जाता है यहाँ पे। मतलब स्पेशल प्राइस क्या हो जाएगा हाई वैल्यू डिपॉजिट के केस में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा होगा। नेक्स्ट इज बंडल्ड प्राइसिंग या फिर होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप। होलिस्टिक प्राइसिंग का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे हम लोग कस्टमर के साथ किस तरह का रिलेशन है, हमारा जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है किस तरह से देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को, उसी अकॉर्डिंग फिर कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एक होलिस्टिक प्राइसिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है गाइस। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंप्लीमेंटेशन मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, predominantly vertically organized model या फिर predominantly horizontally organized model guys. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is 1, 2, 3 and 4. अब देखिए चार तरह के मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या है, जहां पे हम लोग अलग अलग डेटा सेट का यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब अगर बैंक में 4 डिपार्टमेंट्स हैं तो चारों डिपार्टमेंट्स अलग अलग डेटाबेस का यूज करेंगे, दे विल नॉट शेयर देयर डेटा विद ईच अदर गाइज। नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक कॉमन डेटाबेस का यूज किया जाता है for designing various kind of product and services guys. So this is vertically organized model. Third one is predominantly vertically organized model. अब जो predominantly vertically organized model है वहां पे वैसे तो हम लोग एक common database का ही यूज करेंगे, but in some rare case scenario हम लोग अलग अलग database का यूज करेंगे for designing different kind of product and services. Next is predominantly horizontally organized model. अब हम लोगों ने horizontally organized model में देखा कि भाई अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करने के लिए अलग अलग डेटा का यूज किया जा रहा था। अब predominantly में क्या होगा कि जनरली तो हम लोग अलग अलग डेटा सेट का ही यूज करेंगे, बट इन सम रेयर केस सिनेरियो हम लोग जो है वो एक कॉमन डेटाबेस के थ्रू भी मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो डिजाइन या फिर डिलीवर कर पाएंगे गाइस, ठीक है। सो दीज आर 4 डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक्स फॉर रिटेल बैंकिंग इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच या फिर एनी वन ऑफ द अबव गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइस। सो तीनों ही हमारे ये बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच क्या है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू मल्टीपल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स गाइस। मतलब जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं दोज विल बी अ सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन, जिनको अपने बजट को डिसाइड करना है, ठीक है, उनको अपने रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज करना है, ग्रोथ कैसे लेनी है, वो इंडिविजुअल डिसीजन लेने हैं, बट सेमी ऑटोनॉमस रहते हैं। मतलब सारे के सारे डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, बट हाँ कुछ डिसीजन में इनको जो है वो ऑटोनॉमी दी जाती है। अब नेक्स्ट वन इज द डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड तो करेंगे हम लोग, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट लाइंस। हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम्स के द्वारा, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देंगे गाइस। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के थ्रू ही विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस ओपन अप कर ली। और ये जो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच है दिस इज बीइंग यूज्ड बाय द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है, जो हमारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा सोशियो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का यूज किया जाता है गाइस। So I hope now these business models are clear to you all now. Moving ahead, next question is the suitability of a business model or approach of a bank depends upon
कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ओनली, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओनली, बिजनेस मिक्स ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव गाइस। अब जो बिजनेस मॉडल्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उनको कौन से बिजनेस मॉडल को कैसे कब ऑप्ट करना है, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी गाइस, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पे हम लोग ये देखेंगे भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को किस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करना है। बिजनेस मिक्स या फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। बिजनेस मिक्स का मतलब क्या है कि हम लोगों को जो है वो प्राइस कैसे रखना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल कैसे, कितना किस प्रोडक्ट को हम लोगों ने जो है वो एनहांस करना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है, या फिर हम लोगों को कौन सी प्रोडक्ट लाइन को एलिमिनेट करना है। सो दीज ऑल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड जब भी हम लोगों ने बिजनेस मॉडल जो है वो डिसाइड करना रहता है गाइस। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does branch operating efficiency primarily measures in retail banking? So branch की जो operating efficiency है वो क्या measure करती है primarily? The number of customers visiting a branch daily, the revenue generated per customer, the ability of a branch to optimize resources while maximizing the output, the number of employees working in the branch guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. अब देखिए branch की operating efficiency के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में हम लोग यूटिलाइज करें, सो दैट हमारी जो आउटपुट है वो हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिले। मतलब जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उन्हीं को बेस्ट वे में यूटिलाइज करके किस तरह से हम लोग अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यही जो है वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के द्वारा प्राइमरीली मेजर किया जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर टर्म फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर अर्निंग पर शेयर गाइज? What should be right answer here? The right answer will be option number B, that is अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब देखिए गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज जब हम लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जो नेट प्रॉफिट है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जो इंटरेस्ट और टैक्सेस देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम लोग अपने इंटरेस्ट और टैक्सेस वाले वैल्यूज को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाती है गाइस। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज जो हमारा टोटल सेल्स है उसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेटमेंट ए क्या बोल रही है? रिटेल बैंकिंग इज B2C अप्रोच वेयर एज कॉर्पोरेट बैंकिंग इज B2B अप्रोच। द टिकट साइज ऑफ लोन इन रिटेल बैंकिंग इज हाई वेयर एज टिकट साइज इज लो इन कॉर्पोरेट लोन्स। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? रिस्क इज मोर इन रिटेल बैंकिंग एज कंपेयर टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग। ऑप्शन डी इज द इंपैक्ट ऑफ एनपीए विल बी लेस प्रोनाउंस्ड इन कॉर्पोरेट बैंकिंग देन इन रिटेल बैंकिंग गाइस। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गाइस। अब देखिए रिटेल बैंकिंग इज अ B2C अप्रोच जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग इज अ B2B अप्रोच। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया क्योंकि इसके अंदर B2C अप्रोच क्यों बोला जा रहा है रिटेल बैंकिंग को? क्योंकि अल्टीमेटली जो कस्टमर्स हैं दोज आर द एंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज गाइस। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज टिकट साइज ऑफ लोन इन रिटेल बैंकिंग इज हाई। नहीं भाई, रिटेल बैंकिंग में टिकट साइज जो लोन का रहता है वो कम रहता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में हाई रहता है। मतलब कम अमाउंट के लोन जो है वो लिए जाते हैं रिटेल बैंकिंग में जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में ज्यादा अमाउंट के लोन लिए जाते हैं। अब ये बोल रहे हैं जो हमारी सी ऑप्शन है वो क्या बोल रही है? रिस्क इज मोर इन रिटेल बैंकिंग एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। नहीं भाई, रिटेल बैंकिंग में वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स होने की वजह से जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, इसलिए रिस्क इज लेस इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग देन द कॉर्पोरेट बैंकिंग गाइस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि एनपीए का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, मतलब कम देखने के लिए मिलता है इन कॉर्पोरेट बैंकिंग देन इन रिटेल बैंकिंग। नहीं भाई, रिटेल बैंकिंग में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं दोज आर लेस प्रोनाउंस्ड जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं दोज आर मोर प्रोनाउंस्ड, मतलब उनके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लोन के डिफॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है गाइस। दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? योर ऑप्शंस आर 1921, 1955, 1969 या फिर 1980 गाइस। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1955। तो दिस इज डायरेक्टली अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
जो था वो नेशनलाइज कब हुआ, 1951 के अंदर, ठीक है, और सॉरी 1955 के अंदर, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना कब, 1921 के अंदर गाइस, ठीक है। इसी को बाद में हम लोगों ने क्या बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट इनकम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 50 करोड़ एंड इट्स एवरेज टोटल एसेट आर वर्थ रुपीज 500 करोड़, कैलकुलेट रिटर्न ऑन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। योर ऑप्शंस आर 0.1, 0.01, 0.001, 0.001 गाइस। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर। अब आरओए क्या है, रिटर्न ऑन एसेट के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गाइस। देखिए रिटर्न ऑन एसेट, हम लोग जानते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो हमारी नेट इनकम है दैट विल बी डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स गाइस। अब नेट इनकम इज 50 करोड़, एवरेज टोटल एसेट्स आर 500 करोड़, सिंपली डिवाइड कर लेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर फॉर रिटर्न ऑन एसेट गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक इंक्रीज प्रॉफिट बाय यूजिंग डैश which is the extent to which bank fund its asset with the borrowings rather than equity। अब बैंक जो है वो अपने प्रॉफिट्स को यूज करते हैं क्या करके, ठीक है, मतलब प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं किस पर्टिकुलर टर्म के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, वो पूछा जा रहा है, लेवरेज, आर्बिट्रेज, फाइनेंसिंग एंड हमारा इंटरमीडिएशन गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी लेवरेज। अब गाइस लेवरेज क्या है, मतलब आप लोग अपने बैंक के जो मतलब अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक अपने प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहा है, जहां पे वो अपने जो उसकी ओनर्स इक्विटी है उसको इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जिस वजह से उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिट हो रहा है उसको ज्यादा। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, लेवरेज बोल देते हैं गाइस, ठीक है। जो उसकी बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स भी हमारी किसकी है, लाइबिलिटीज का ही पार्ट बनती हैं, ठीक है। सो वो अपनी बोरोइंग्स को बढ़ा रहा है, इक्विटी ओनर्स की इक्विटी को नहीं बढ़ा रहा है, अपनी बोरोइंग्स बढ़ा रहा है, जिस वजह से उसको अपनी इनकम मतलब अपनी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेवरेज बोल देते हैं गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is incorrect। bank provides standardized banking products and services to its customers in class retail banking sector to survive the modern competition। it is essential for the bank to move away from the product centric approach to customer centric approach to survive। intermediation is a primary function of the bank and mobilization of deposit is the first step to intermediation। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ रिटेल बैंकिंग इज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर द कस्टमर गाइस। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है, व्हाट शुड बी राइट आंसर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए गाइस। अब देखिए दो टर्म्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स वहां पे रहेंगे, तो वहां पे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। मतलब अगर एक कस्टमर को 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है तो सभी कस्टमर्स को 4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा होगा ऑन द सेविंग्स अकाउंट। बट जो क्लास रिटेल बैंकिंग है, क्लास रिटेल बैंकिंग इज फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जहां पे हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नहीं देते हैं, भी कस्टमाइज्ड टेलर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन हियर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था तो पहली ही स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन हियर, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन बिटवीन 1969 एंड 1991। तो 1969 से लेकर के 1991 के पीरियड में कितने बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज हुए थे, 6, 18, 20 या फिर 14 गाइस। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। 1969 के अंदर हम लोगों ने देखा कि 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, 1980 के अंदर 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड गाइस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी गाइस। मूविंग अहेड, next question is which of the following are the strategic steps which can be taken by the bank to enhance the profitability, increasing NPAs, cost management, better customer relationship। your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys। अब what should be the right answer here, the right answer will be option number B, that is 2 and 3 only। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो अगर हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे और मतलब जो हम लोगों को जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसको रिड्यूस करेंगे और कस्टमर के साथ में एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वी विल बी एबल टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हम लोग जो है प्रॉफिटेबिलिटी को इजीली अचीव कर लेंगे। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज इंक्रीजिंग एनपीएस। अब एनपीए अगर बढ़ेंगे तो उससे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ना, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज थोड़ी होगी, एनहांस नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a major portion of the bank's revenue comes from interest earned on its assets, fee it charges for its services, interest paid on its liabilities, या फिर A and B guys। अब what should be the right answer है, the right answer will be option number D, that is A and B। देखिए एक बैंक को जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है वो कैसे आता है, जो उसको
अपने एसेट्स के थ्रू इंटरेस्ट अर्न होता है, मतलब जो लोन्स या फिर जो एडवांसेस एक बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके थ्रू जो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आती है जब रीपेमेंट होती है उन लोन्स और एडवांसेस की, तो वो हमारा जो है एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बैंक के लिए। इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जब उनको बैंक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनके थ्रू फी बेस्ड इनकम बैंक को आती है, सो दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। थर्ड वन इज इंटरेस्ट पेड ऑन इस लाइबिलिटीज। अब जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है लाइबिलिटीज के ऊपर, दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दैट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर अ बैंक गाइस, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स। योर ऑप्शंस आर रिटेल लाइबिलिटी, रिटेल एसेट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या फिर नन ऑफ द अबव गाइस। अब देखिए सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो कासा डिपॉजिट्स या फिर जो टाइम डिपॉजिट्स रहते हैं, दोज आर दी पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स। रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे लोन्स और एडवांसेस आ जाएंगे। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बैंक जो है वो डायरेक्टली रिस्क पार्टिसिपेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो अगर एक बैंक के द्वारा सेल आउट किए जा रहे हैं तो दोज विल बी द पार्ट ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। इसके अलावा म्यूचुअल फंड विल ऑल्सो बी द एग्जांपल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट गाइज, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन बैंक्स विच एंटर्ड रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज व्हेन नॉट एबल टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, continued with their business despite not being profitable, moved out of the business, changed their focus with some strategic changes, या फिर none of the above guys। अब what should be the right answer here? The right answer will be option number B कि भाई they moved out of the business। फॉरेन बैंक्स जब भी रिटेल बैंकिंग के अंदर एंटर करते हैं तो उनका कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई इतना हम लोगों को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर वो नहीं हो पा रहा है रेवेन्यू जनरेट, उनके जो रिटर्न्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, दे विल अल्टीमेटली मेड अ एग्जिट फ्रॉम द मार्केट गाइज, सो दे विल मूव आउट ऑफ द बिजनेस अगर उनको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 द फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग डिपेंड्स मेनली ऑन ब्रांच बैंकिंग, ब्रिक एंड मोटार बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग या फिर नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिजिटल बैंकिंग। अब देखिए गाइस कोविड-19 के टाइम के ऊपर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो हॉल्ट कर चुकी थी, तो उस टाइम के ऊपर जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो बैंकिंग सेक्टर में भी जो था वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया। अब उसके बाद हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भी जो रिटेल बैंकिंग है उसका फ्यूचर बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिजिटल बैंकिंग के ऊपर। नए नए तरह के डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेट किए जा रहे हैं, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are correct regarding the specific domain approach to classify business branches in retail banking? Your statements are general center is responsible for driving revenue growth through sales focus and tailored product offerings। statement 2 क्या बोल रही है? priority centers cater to high net worth individuals with specialized and exclusive amenities। your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two। so what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is two only। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये बोल रहा है जनरल सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिराइविंग रेवेन्यू ग्रोथ थ्रू सेल फोकस एंड टेलर्ड प्रोडक्ट। भाई जब नाम ही जनरल है तो टेलर्ड या फिर कस्टमाइजेशन होने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जनरल सेंटर एक्चुअल में वो ब्रांचेज होती हैं जहां से हम लोग जो है वो एक जनरल बिजनेस जो है वो एक बैंक अपने लिए जनरेट करता है, ठीक है। सो हमारी स्टेटमेंट 1 विल बी द इनकरेक्ट वन, और स्टेटमेंट 2 सही क्यों है? क्योंकि प्रायोरिटी सेंटर्स बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को केटर करने का काम करते हैं, जिनके थ्रू एक बैंक को अच्छा खासा बिजनेस जो है वो आ रहा है, और वो उनको फिर एक्सक्लूसिव एमिनिटीज, टेलर्ड प्रोडक्ट और ऑफरिंग्स भी करते हैं गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक इंक्रीज profit by using dash which is the extent to which the bank fund its asset with the borrowings rather than equity। अब बैंक के द्वारा अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाता है किसके थ्रू? अपनी बोरोइंग्स इंक्रीज करके, अपनी इक्विटी को इंक्रीज नहीं करते हैं। जो बैंक ओनर्स की खुद की इक्विटी है उसको इंक्रीज नहीं करते, बोरोइंग्स इंक्रीज करके वो अपने प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है गाइस? लेवरेज, आर्बिट्रेज, फाइनेंसिंग या फिर इंटरमीडिएशन। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी लेवरेज गाइस। तो हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? लेवरेज बोल देते हैं, जब भी एक बैंक अपने प्रॉफिट बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग द बोरोइंग्स रेदर देन इंक्रीजिंग द owners equity guys, ठीक है। moving ahead, next question is which of the following are the stages of marketing in retail banking? analysis, planning, implementation, control या फिर mix। your options are 1 2 and 3, 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 या फिर all of the above guys। what should be the right answer here? the right answer will be option number C, that is 1 2 3 and 4। अब देखिए मार्केटिंग का जो प्रोसेस रहता है इसके अंदर हम लोगों को
चार स्टेजेस जो देखने के लिए मिलती हैं। मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर हम लोग जो स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, इंडस्ट्री कैसे बिहेव कर रही है, ये सारा एनालिसिस किया जाएगा। आफ्टर दैट प्लानिंग विल बी डन। प्लानिंग का मतलब हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और अलग अलग तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको प्लान आउट कर लेंगे। इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, जो भी हमारी मार्केटिंग कैंपेन्स किस तरह से रन करनी है, कौन सा चैनल फॉलो करना है, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनल इज द कंट्रोल स्टेज गाइज। अब देखिए कंट्रोल स्टेज के अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट की, क्या वो हम लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट दे पा रही हैं या फिर नहीं दे पा रही हैं, इसको एनालाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और अल्टीमेटली अगर हम लोगों की डिजायर्ड जो रिजल्ट है हम लोगों को नहीं मिल रहे, देन अगेन द सिमिलर प्रोसेस विल बी फॉलोड। दैट इज एनालिसिस विल बी डन, planning will be done, after that implementation, and finally controlling guys. So option C will be the right one here. Moving ahead, next question is, if a company's gross profit is increasing but the net profit is decreasing, what could be the reason? अब एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अ डिक्रीज इन द रेवेन्यू, हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्सेस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेट प्रॉफिट अगर कम हो रहा है मतलब हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट या फिर जो टैक्सेस हैं या फिर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली होता क्या है? नेट प्रॉफिट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की जो पेमेंट करनी है आप लोगों ने, तो उनकी अगर पेमेंट बढ़ रही है तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा गाइज। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस स्टेज इन रिटेल बैंकिंग? अभी मैंने आप लोगों को मार्केटिंग एनालिसिस के बारे में बताया, उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि प्राइमरी फोकस क्या है। डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड objectives, implementing marketing strategies and action programs, analyzing market and marketing environment, regulating goals through auditing and measurement. अब what should be the right answer here? The right answer will be option number C, कि भाई मार्केट को एनालाइज करना और मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करना कि भाई क्या हमारे जो मार्केट है वो इस टाइम बूम फेज में है, डिक्लाइन फेज में है, क्या मार्केट में रिसेशन चल रहा है या फिर ग्रोइंग फेज में हम लोगों को मार्केट देखने के लिए मिल रही है। सो दिस इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्केटिंग एनालिसिस स्टेज इन रिटेल बैंकिंग गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एसेट प्रोडक्ट्स लाइक लोन, ठीक है, लोन जैसा एक हमारा एसेट प्रोडक्ट है, प्राइस एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट। अब हम लोग जानते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या है, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, उनमें से प्राइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे लोन के केस में? द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, द फी एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ लोन, द इंटरेस्ट द बैंक चार्जेस टू द बोरोवर, या फिर द कोलेक्ट्रल रिक्वायर्ड टू सिक्योर द लोन। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो लोन के केस में प्राइस क्या हो जाएगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा कस्टमर से, मतलब जो बोरोवर जिसने लोन लिया हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करेगा बैंक को, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? लोन के लिए प्राइस बन जाएगा गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीपल एलिमेंट इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेन ऑफ रिटेल बैंकिंग emphasizes the importance of automating all customer service interactions, focusing solely on attracting a large customer base, the human factor including the banker and the customer, minimizing the role of bank employee in the service delivery. What should be the right answer here? The right answer will be option number C. अब देखिए people हमारा एक another element है under the marketing mix, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 7 P's, उनमें से एक P है हमारा people। अब people क्या रिप्रेजेंट करता है? people means वो सभी इंडिविजुअल्स, चाहे वो बैंक के कस्टमर्स हैं, वो मार्केटर्स हैं, और वो जो कस्टमर्स जो एंड यूजर्स हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल करेंगे, ये सभी हमारे पार्ट बनते हैं पीपल एलिमेंट का इन द मार्केटिंग मिक्स गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस इशूड इन जनवरी 2006, बिजनेस बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स एंड बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर्स वर इंट्रोड्यूस टू। अब आरबीआई की गाइडलाइंस 2006 में जब आई तो इन्होंने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इनका पर्पस क्या था? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज, फोकस सोनली ऑन कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज, एक्सटेंड द फुटप्रिंट ऑफ बैंक एंड डीपन फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? प्रमोट ओनली ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा इस बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट और जो बैंकिंग फैसिलिटेटर थे उनके थ्रू बैंक्स अपनी रीच बढ़ाना चाह रहे थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो था वो हेल्प करना चाह रहे थे। अब बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स जो है दोज कैन अंडरटेक द ट्रांजैक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि जो बैंकिंग फैसिलिटेटर्स हैं दोज आर नॉट परमिटेड टू अंडरटेक ट्रांजैक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, दे कैन जस्ट सोर्स द लोन अकाउंट फॉर अ बैंक गाइस, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूपीआई इंटरफेस इज डिस्क्राइब्ड एज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ विच एग्जिस्टिंग एनपीसीआई सर्विस। एनपीसीआई सर्विस का
एनपीसीआई के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनमें जो यूपीआई है, इट इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ विच एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर एनएसीएच गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आईएमपीएस. आईएमपीएस का जो एडवांस वर्जन है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्या? यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस गाइस. एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनएसीएच क्या है? National Automated Clearing House guys. So option B will be the right one here. Next question is, using the Bhim app a user can send money by using which of the following details of beneficiary? VPA, registered on UPI. VPA क्या है? Virtual payment address. Option B is mobile number that is registered on the UPI. Option C is Aadhaar number should be linked to the bank account. Option D क्या बोल रहा है? All of the above guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number D. अब देखिए भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी. तो जब भी आप लोगों ने भीम ऐप के थ्रू पेमेंट करनी है, सो दीज आर द डिफरेंट मोड्स. आप लोग जो है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर जो कि यूपीआई के साथ रजिस्टर्ड है उसके थ्रू पेमेंट हो सकती है, ट्रांजेक्शन हो सकती है, या फिर आधार बेस्ड पेमेंट भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, बट आधार नंबर शुड बी लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट गाइस. ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेजेस ऑफ गुड ब्रांच लेआउट इंक्लूड to promote efficiency as well as it will ensure a smooth view of services, internal communication effectiveness increases, thereby facilitating the better coordination among the staff, resulting in a better customer service. Option C क्या बोल रहा है? Provide a comfortable and congenial work environment to the staff which result in high employee motivation and act as a morale booster guys. Option D क्या बोल रहा है? Serves as an image building tool for the bank, या फिर all of the above. So एक गुड ब्रांच लेआउट, मतलब ब्रांच लेआउट का मतलब क्या है कि हर एक जो एलिमेंट है ब्रांच का वो एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर प्लेस्ड है. जहाँ पे जो है वो कियोस्क मशीन होनी चाहिए वहीं पे वो इंस्टॉल्ड है. ब्रांच के अंदर जो हम लोग जब एंटर होते हैं तो मतलब वहाँ पे अलग अलग कैबिन्स बने हुए हैं, बताया उन कैबिन्स के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं कि कौन से जो इंडिविजुअल हैं वो इस पर्टिकुलर कैबिन के ऊपर बैठेंगे और कौन से डिपार्टमेंट को लीड करेंगे या फिर कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो केटर करने का काम करेंगे. सो ये होता है हमारा गुड ब्रांच लेआउट गाइज. अब इसी के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. तो मतलब एक गुड ब्रांच लेआउट होने से हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, इंप्लॉइज में मोटिवेशन भी आता है, इंप्लॉइज का मोराल भी बूस्ट होता है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ कस्टमर भी सेटिस्फाइड फील करता है. क्योंकि अगर एक ब्रांच का अच्छा लेआउट होगा तो कस्टमर भी ब्रांच में जाने से हिचकिचाएगा नहीं और ब्रांच में जाकर के वो इजीली अपने जो ट्रांजेक्शन है उनको सीमलेस वे में जो है वो परफॉर्म कर लेगा, या फिर अगर उसने कोई इंक्वायरी करनी है दैट विल बी अ इजियर टास्क फॉर द कस्टमर अगर एक ब्रांच का अच्छा लेआउट देखने के लिए मिलता है हम लोगों को गाइस. ठीक है, तो ऑप्शन ई विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार्जेस फॉर द पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल ट्रांजेक्शन विल नॉट बी स्प्लिट विद. अब पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल क्या है? पीओएस टर्मिनल जिसको हम लोग बोल देते हैं. तो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के थ्रू जब ट्रांजेक्शन की जाएगी तो चार्जेस किसके बीच में स्प्लिट नहीं होंगे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे. कार्ड इशूइंग बैंक, बैंक दैट ओन्स द पीओएस टर्मिनल, कस्टमर या फिर मर्चेंट गाइस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कस्टमर. तो कस्टमर को कोई चार्जेस बियर नहीं करने अभी जब भी ट्रांजैक्शन की जाएगी विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स टू यूज द यूपीआई 123 पे. यूपीआई 123 पे क्या है? जहां पे फीचर फोन यूजर्स के द्वारा जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, मतलब बिना इंटरनेट के भी आप लोग जो है ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो यूपीआई 123 पे में क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस देखने के लिए मिलते हैं? आईवीआर नंबर कॉलिंग, दैट इज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर कॉलिंग, ऐप फंक्शनलिटी ऑन द फीचर फोन, मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट. So your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2, 3 and 4. अब देखिए जो UPI 123 पे है इसके थ्रू हम लोग जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं हमारे पास फीचर फ़ोन जिनके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं, तो उनके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच आप लोगों को जो है एक अल्टरनेटिव दिया गया है ट्रांजेक्शन करने के लिए, या फिर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर कॉलिंग, या फिर हमारा जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है? साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट. सो दीज आर वेरियस मोड्स जिनके थ्रू यूपीआई 123 पे के अंदर हम लोग जो है वो ट्रांजेक्शंस कर पाते हैं गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बट द नेट प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग, व्हाट कुड बी द रीजन? योर ऑप्शंस आर एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अ डिक्रीज इन रेवेन्यू, हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्सेस. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी गाइस. यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन भाई.
ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट होता क्या है, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्सेस को निकाल देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो मतलब अगर हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है तो इट मींस इंटरेस्ट की पेमेंट और जो टैक्सेस की पेमेंट है वो बढ़ रही है गाइस। हायर हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज अल्टीमेटली लिंक्ड विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लिंक्ड विद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच विद द एम ऑफ इंटरकनेक्टिंग द एटीएम्स इन द कंट्री वाज लॉन्च्ड बाय। नेशनल फाइनेंशियल स्विच के थ्रू आप लोग जो है वो अलग अलग एटीएम मशीन से किसी भी डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो अपनी ट्रांजेक्शंस कर पाते हैं गाइस। तो किसके द्वारा इस एनएफएस को लॉन्च किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा, या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईडीआरबीटी के द्वारा जो था वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच को लॉन्च किया गया था गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश विड्रॉल फ्रॉम द पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन कैन बी मैक्सिमम रुपीज डैश इन टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज। कितना कैश जो विड्रॉ किया जा सकता है टियर 3 और टियर 4 सिटीज के अंदर? व्हाट शुड बी राइट आंसर? 500, 1000, 2000 या फिर 5000 गाइस। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो कैश विड्रॉल की लिमिट है टियर 3 और टियर 4 सेंटर्स में ये 2000 है, जबकि टियर 1 और टियर 2 सेंटर्स के अंदर ये लिमिट जो है 1000 रुपीज रखी गई है गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक विल प्रोवाइड अ फाइनल रिस्पॉन्स और एक्सप्लेन व्हाई मोर टाइम इज नीडेड विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज रिसीविंग वन द कंप्लेंट। अब मान लो कस्टमर को कोई ग्रीवेंस राइज होता है और कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है, तो कस्टमर को कितने दिन में जो है वो बैंक को फाइनल रिस्पॉन्स देना पड़ेगा जब भी उसने कंप्लेंट लॉन्च की हुई है? तो 15 डेज के अंदर, 20 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, या फिर 45 डेज के अंदर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 डेज के अंदर जो है वो बैंक को रिस्पॉन्ड करना है गाइस। मूविंग अहेड, next question is what is the full form of BCSBI? your options are Banking Code and Standard Bank of India, Banking Codes and Standard Board of India, option C क्या बोल रहा है? Basic Custom and Standards Board of India, Basic Codes and Standard Bank of India. what should be the right answer here? the right answer will be option number B, that is Banking Codes and Standard Board of India. so BCSBI जो है वो इसका मतलब क्या है? Banking Code and Standard Board of India, and it is responsible for डिजाइनिंग द कोड्स, डिजाइनिंग द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स विच नीड टू बी फॉलोड जब भी बैंक्स के द्वारा जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी कस्टमर्स को या फिर एमएसएमई सेक्टर को गाइस। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज द नोडल डिपार्टमेंट। अब ये जो बीसीएसबीआई है इसको डिसॉल्व करने की बात चल रही है, मतलब इसको डिसॉल्व कर दिया गया, बट इसकी जगह जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन रहेगा? ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन स्कीम 2006, ओम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, ओम्बर्ड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस 2019। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गाइस, दैट इज सीईपीडी इसको बोल देते हैं। सो इट विल बी एक्टिंग एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर बीसीएसबीआई गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारा इज अ सेल्स मैनेजर एट अ रिटेल कंपनी and is looking to expand her customer base in a new city. She is considering using geolocation technology to target potential customers in the area. Which of the following option best describes how Sarah can use geolocation technology in her sales strategy? Your options are Sarah can use the geolocation technology to track her employees location during the work hours, Sarah can use the geolocation technology to create targeted marketing campaigns based on the customer's physical locations, option C क्या बोल रहा है? Sarah can use geolocation technology to monitor her competitors location and strategies, option D क्या बोल रहा है? Sarah can use geolocation technology to track her own location for the personal safety reason guys. so what should be the right answer? the right answer will be option number B, that is सारा जो है वो इस जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जहाँ पे जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग जो है वो टारगेटेड कस्टमर, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनके लिए एक टारगेटेड मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो रन की जा सकती हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कि भाई कस्टमर रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are expectations from direct marketing managers? your statements are marketing intelligence, potential sourcing, closing lead with the sales, या फिर customer relationship management on a continuous basis. your options are 1, 2 and 3,
2 3 and 4, 1 2 1 2 and 4, 1 2 3 and 4. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. तो देखिए guys, डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर जो हैं, these are basically the MBA प्रोफेशनल्स जो कि कैंपस से रिक्रूट किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा। अब इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इनको मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज हो कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या मार्केट जो है ग्रोथ फेज में है, डिक्लाइन फेज में है, बूम आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। दूसरा, पोटेंशियल सोर्सिंग कर पाए, ये ऐसे मतलब ऐसे अकाउंट्स को जो ये सोर्स करके लाए जिनको फाइनली सेल्स में कन्वर्ट किया जा सके, क्लोजिंग द लीड्स विद द सेल्स। इसके अलावा हमारा जो ये डेडिकेटेड मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई एक लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है ये कस्टमर के साथ मेंटेन करें, सो दैट एक लॉयल्टी फैक्टर जो है वो एनहांस हो पाए बिटवीन द डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर या फिर बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रिस्पांसिबल फॉर रिलीजिंग द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर वाई रेड्डी, डॉक्टर रघुराम राजन या फिर अरुण जेटली। सो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, अब जो बीसीएसबीआई के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी के द्वारा अलग अलग तरह के कोड जो थे वो डिजाइन किए गए थे। ठीक है, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर और इसी तरह से कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएसएमई गाइस। अब ये जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर था, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था, ये पूछा जा रहा है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाई रेड्डी जी के द्वारा जो था ये कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर रिलीज किया गया था गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिनोट फीचर्स ऑफ यूपीआई? योर स्टेटमेंट्स आर यूपीआई एंश्योर्स वन क्लिक 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूपीआई permits immediate fund transfer 24/7, the platform is standardized across banks only. So your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 ओनली। अब देखिए पहली स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूपीआई जो है वो 1 क्लिक 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलाउ कर रहा है, जबकि यूपीआई के थ्रू 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है अलाउ की जाती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग यूपीआई ऐप के ऊपर लॉगिन करते हैं तो आप लोगों से पहले तो अपने क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, पासवर्ड मांगा जाता है। उसके बाद जब आप लोगों ने लॉगिन कर लिया तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों से ओटीपी जो है वो मांगा जाता है, इसी को बोलते हैं 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन गाइस। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई यूपीआई के थ्रू जो फंड्स है उनको इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाता है, बिल्कुल। द प्लेटफॉर्म इज स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस बैंक्स, बिल्कुल। जो हमारा यूपीआई प्लेटफॉर्म है दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड गाइस, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन इज द एसेंस ऑफ सीआरएम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन फॉर अ बैंक? सो कस्टमर्स ऑप्टिमाइजेशन के क्या कुछ एलिमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं बैंक के अंदर? So acquisition of new customer, retention of existing customer, expansion of customer relationship by increasing more purchases. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. तो तीनों ही हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं, these are essential for the कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन इन अ बैंक गाइस। नए कस्टमर को भी एक्वायर करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना है, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, सो दैट हम लोग क्रॉस सेल अपने प्रोडक्ट्स को कर पाए। एंड दिस ऑल विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सीआरएम, क्योंकि सीआरएम क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक टूल है जिसके अंदर एक डेटाबेस रहता है। उस डेटाबेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को हेल्प करती है कि हम लोग कस्टमर्स के साथ जो है वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाए गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर डब्ल्यूबीआई? व्हाट शुड बी राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट थी इसको रिलीज किया गया था। सो दिस इज डायरेक्टली अ फैक्चुअल क्वेश्चन गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग 7 P's of the marketing mix? Promotion refers to the effort of bank to reach the customer. Place has no physical boundaries. People concept in marketing refers to the people who are doing the marketing strategies and also people who are the beneficiaries of marketing strategies. स्टेटमेंट 4 क्या बोल रही है? फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू इंटेंजिबिलिटी कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। योर ऑप्शंस आर 1 2 and 3, 2 3 and 4, 1 and 4, 1 2 3 and 4. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1 2 3 and 4. तो प्रमोशन का मतलब क्या है कि किस तरह से हम लोग जो है अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को। ठीक है, प्लेस की कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है, मतलब आप लोग आज इंडिया में बैठ के जो है किसी भी अब्रॉड कंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्लेस की कोई भी बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग।
पीपल का मतलब क्या है कि मतलब वो सभी लोग जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व हैं, मार्केटर्स हो गए, इसके अलावा हमारे बैंकिंग इंप्लॉइज या फिर जो हमारे कस्टमर्स हो गए, सभी हमारे जो है वो पार्ट बन जाते हैं पीपल का गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज फिजिकल एविडेंस। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग है इट इज इंटेंजिबल इन नेचर, बट यहाँ पे फिजिकल एविडेंस के थ्रू हम लोग टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं बाय प्रोवाइडिंग चेकबुक, पासबुक या फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर गाइस। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वाज सेट अप बाय व्हिच बैंक इन एंड इन व्हिच ईयर गाइस। योर ऑप्शंस आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1999, आईसीआईसीआई बैंक इन 1995, एचएसबीसी बैंक इन 1987, पंजाब नेशनल बैंक इन 1992। तो इंडिया के अंदर पहला एटीएम किस बैंक ने सेटअप किया और कब सेटअप किया ये पूछा जा रहा है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी एचएसबीसी बैंक इन 1987। इट इज डायरेक्टली अगेन अ fact based question guys. Moving ahead, next question is what was initiated for ATM operations to allow customers to withdraw from other banks ATM and white label ATMs? Banking Regulation Act, National Payment Corporation of India, Cash Tree and Infinite Networking Arrangements, Reserve Bank of India guidelines. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. अब देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एनएफएस के बारे में बताया, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में बताया। तो आज की डेट में जैसे आप लोगों के पास अगर पीएनबी का डेबिट कार्ड है और आप लोग एसबीआई की एटीएम मशीन से फंड विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। किस वजह से पॉसिबल है? क्योंकि जो कैशट्री और जो इन्फिनिट हैं दीज आर दी नेटवर्किंग अरेंजमेंट्स जो कि एनएफएस का ही पार्ट बनते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच का ही पार्ट बनते हैं। अब इस एनएफएस के थ्रू मल्टीपल बैंक्स के जो एटीएम्स हैं उनको आपस में नेटवर्क कर दिया गया है गाइज। सो ऑप्शन सी विल यहाँ पे हमारा सॉरी गाइज राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज इनिशिएटेड फॉर एटीएम ऑपरेशंस टू अलाउ कस्टमर्स टू विड्रॉ अदर बैंक्स एटीएम एंड व्हाइट लेबल एटीएम्स। सो मतलब अदर बैंक्स के एटीएम से कैश विड्रॉ करना है या फिर जो व्हाइट लेबल एटीएम्स हैं वहां से कैश विड्रॉ करना है। तो हमारा यहाँ पे जो है वो क्या इनिशिएटिव लिया गया था? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। ऑप्शन बी नहीं होगा भी यहाँ पे, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the 6 metro locations mentioned Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad, how many free transactions including both financial as well as non-financial must bank offer to their saving bank account holders at other banks ATMs in a month? So अगर आप लोग इनमें से किसी भी मेट्रो लोकेशन में रिजाइड कर रहे हैं और किसी और बैंक के एटीएम से आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन करनी है तो कितनी फ्री ट्रांजेक्शन जो है अलाउ की गई है? 5, 3, अनलिमिटेड या फिर 1 ट्रांजेक्शन गाइज। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 ट्रांजेक्शंस, मिनिमम 3 ट्रांजेक्शंस आर अलाउड गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किए मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन तो गाइस आप लोग जो है एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाते ही आप लोगों को जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन और यहाँ पे आप लोगों को जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, आईएनआईएफएस एंड पीपीबी चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, कंसेप्ट क्लासेस, इसके अलावा मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रिपरेशन है वो करना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग अपने जो प्रिपरेशन है उसको एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर द सुपर क्रैश कोर्स, जहां पे आप लोगों को इन चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। सो ये हम लोगों ने कंप्लीट मास्टर कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स के बारे में बात की। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों को एक इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है तो आप लोग सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां से आप लोगों को आईएनआईएफएस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को अपनी इवैल्यूएशन करनी है तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो हर एक कंपोनेंट के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि भाई अगर आप लोग जो है वो इस टाइम के ऊपर खुद को एनरोल करते हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर देन यू विल बी गेटिंग अ स्पेशल डिस्काउंट। आप लोगों को सिर्फ फेस्टिवल
सिटी कोड यूज करना है। और ये जो ऑफर है इट इज वैलिड फ्रॉम 26 टू 28 सितंबर, दैट इज टिल टुडे ओनली। सो हरी अप गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह के कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा एंड यू विल हैव अ नाउ अ फेयर इनफ आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस मॉड्यूल ए और सी से जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।